से पहले इस क्रम में डॉक्टर के.एस. धामी पीएमएस मंच पर आएंगे और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर के.एस. धामी पीएमएस माइक के प्रभारी पोडियम में पहुंचे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एम.एस. दुग्ताल सीनियर फिजिशियन, बहुत ही मनोयोग के साथ इन महानुभावों ने अपना कार्य किया। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर एम.एस. दुग्ताल जी का स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर संजीव खरकवाल, आप नोडल ऑफिसर हैं वैक्सीनेशन के लिए। नैनीताल जनपद ने 97.36% का अचीवमेंट पहली डोज में लिया। जोरदार तालियों से डॉक्टर संजीव खरकवाल जी का स्वागत। इसी क्रम में डॉक्टर अनिरुद्ध गंगोला, 24 घंटे आप अपने ड्यूटी में निर्बाध गति से लगे रहते हैं। नोडल ऑफिसर कोविड-19 डॉक्टर अनिरुद्ध गंगोला। मिस्टर कमल जोशी चीफ फार्मासिस्ट हैं, वैक्सीनेशन इंचार्ज हैं और दूसरी श्रेणी में यानी दूसरी डोज भी 96.09% में हमने अभी तक कामयाबी हासिल की है। बस 2 मिनट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने जो विभिन्न लोगों को सहायता राशि दी है, ऋण दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, उनमें सबसे पहले कमोला 07 SSG 11.80 लाख, कमोला बीबी। इसके पश्चात बीबी कबोला के पश्चात इनको 11.80 का चेक दिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद बीबी NDCB कालाढूंगी। केवल 2 मिनट के अंतराल में कार्यक्रम संपन्न होना। शीघ्रता से आएंगे। 5 लाख का चेक सहायता समूह को दिया जा रहा है। बीबी कोटाबाग, इसमें 18 SSG 18.00 बीबी कोटाबाग। और इसके पश्चात UGB कालाढूंगी 4 SSG 4.00। UGB कालाढूंगी के पश्चात तैयार रहेंगे NPCB 59 SSG, इसमें है 63 लाख। कुल मिलाकर के 101.80 करोड़। बस इसमें आधा मिनट का अंतराल और लगेगा कि जनपद के कोटाबाग विकास खंड के जो ग्रोथ सेंटर हैं वो माननीय को एक उपहार और उसके तुरंत बाद NRLM नैनीताल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक छोटी सी भेंट देंगे और फिर केवल 4 लाभार्थियों को हम और सम्मानित करने जा रहे हैं। NDCB जी, बस बहुत घबराइए नहीं, आराम से जाए प्लीज। और शीघ्रता के साथ जनपद के कोटाबाग विकास खंड के अंतर्गत जो 2 ग्रोथ सेंटर हैं वो एक छोटी सी भेंट माननीय को प्रदर्श रूप में भेंट कर रहे हैं। और उसके पश्चात NRLM नैनीताल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक छोटी सी भेंट, उनके कार्य पद्धति का प्रदर्शन। बस केवल 4 लाभार्थी इसके बाद जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें श्री संजय लोहनी, इन्हें जनरल स्टोर के लिए लोन दिया गया। जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी से श्री संजय लोहनी तैयार होके
मंच के समीप आएंगे। केवल प्रतिनिधि के रूप में हम 4 लोगों को सम्मान दे रहे हैं इस समय, और इन्हें ये लोन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से दिया गया है। श्री शीशपाल खनायत ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से इन्हें 85,000 सोलर प्लांट के लिए दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र हल्द्वानी से ये लाभार्थी पहुंच रहे, तालियों से इनका स्वागत करें ताकि इनका बिजनेस, इनका व्यापार फलीभूत हो। केवल 2 नाम और शेष हैं। मनीष कुमार, इन्हें जनरल स्टोर के लिए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से 1 लाख का सहायता ऋण दिया जा रहा है, तालियों से इनका स्वागत करें। और श्री दीपेन बिष्ट अंतिम हैं और इन्हें पेपर कार्य हेतु नैनीताल बैंक रामपुर रोड से 9 लाख। शेष को हम बाद में सम्मानित करेंगे। श्री प्रदीप जी। मैं अपने जिले के मंत्री श्रीमान हरीश भट्ट जी से निवेदन करूंगा और महामंत्री प्रदीप जनोटी जी, जो भी ज्ञापन हमें मिले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। श्रीमान हरीश भट्ट जी और प्रदीप जनोटी जी, जिस पल का हमें इंतजार था, लगातार सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, वो पल अब हमारे समय सम्मुख आ चुका है। मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लोकार्पण शिलान्यास के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदीप जी, और अभी आप लोगों ने जिनको सुना, बहुत लंबे समय तक जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, और 3 बार इस क्षेत्र से लगातार जिनको आप सब लोगों ने सेवा का अवसर प्रदान किया, ऐसे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और सरकार में काबीना मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी, और इसी क्षेत्र से उनको भी लंबे समय तक आप सब लोगों ने सेवा का अवसर प्रदान किया। हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता जो लगातार मेरा भी मार्गदर्शन करते रहे हैं, हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय यशपाल आर्य जी, और आप सबके बहुत ही लोकप्रिय इस क्षेत्र के जुझारू, और आप सबकी आवाज़ को लगातार, चाहे नैनीताल में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, लगातार उठाने का काम करते हैं। ऐसे भाई संजीव आर्य जी, हमारे रामनगर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय बेबी तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और इस जनपद के प्रभारी आदरणीय पुष्कर काला जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, हल्द्वानी के मेयर भाई जोगेंद्र पाल सिंह जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष भाई मनोज शाह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपक मेहरा जी, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरवाल जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई प्रकाश रावत जी, किसान आयोग के उपाध्यक्ष भाई राजपाल सिंह जी, मजर नवाब नईम जी,
संचालन करने वाले भाई प्रदीप जनोटी जी, कमल नयन जी, भाजपा नगर प्रभारी भाई प्रताप बिष्ट जी, इस क्षेत्र के जो छात्र संघ में भी रहे और आज आप सबके बीच में लगातार वरिष्ठ नेता के रूप में काम करते हैं, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, और मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और दूर दूर से आए हुए, जैसा भाई संजीव बता रहे थे, बहुत दूर दूर से सभी हमारी माताएं बहनें आई हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग उपस्थित, इसमें नौजवान साथियों, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण। मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने माँ नैना देवी, माँ भगवान हनुमानगढ़ी मंदिर, मुक्तेश्वर, बाबा नीम करोली, कैंची धाम की भूमि को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जितने उत्साह से, उमंग से मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। नैनीताल जो कि हमारे झीलों की नगरी है, हम सब लोग जानते हैं, पर्यटकों का शहर है, अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर नैनीताल शहर का लोग नाम जानते हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी का, कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के पुत्र को उन्होंने आप सबके बीच में से निकालकर मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। मैं नैनीताल आकर अभिभूत हूँ, क्योंकि बचपन से नैनीताल में आता रहा हूँ, लगातार आप सबके बीच में आना रहा है, लेकिन आज जिस प्रकार से आप सब लोगों ने स्वागत किया है, निश्चित रूप से मैं जितना आप सबका धन्यवाद करूं, जितना आपका आभार व्यक्त करूं, उतना कम है। हम लगातार जब से सरकार में मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है, मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूं कि हमने कहा है, जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा 2 महीने के कार्यकाल में 4 जुलाई को मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, सेवा की शपथ ली थी, और 4 तारीख से लेकर आज तक लगभग हमने 150 से भी ज़्यादा फैसले उत्तराखंड राज्य के हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में और शोषितों और वंचितों के हित में किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेतागण हैं, ऐसी पार्टियों के लोग हैं जिन्होंने अपने समय में कभी कुछ किया नहीं, वो केवल और केवल घोषणाएं करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे। मैं वचनबद्ध होकर कहता हूं, इस नैना देवी के प्रांगण में, इस माँ भगवती के प्रांगण में, हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रांगण में, कि जितनी भी घोषणाएं हमने करी हैं, जितनी भी हमारी सरकार ने घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाएं धरातल पर आएंगी, सारी धरातल पर आएंगी, सारे शासनादेश निकलेंगे। और हम कोई घोषणा ऐसी नहीं कर रहे हैं जो हवाई हो। हमने पहले सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए हैं, सारे आकलन कर लिए हैं, सारी गणना कर ली है, हमने वित्त का भी हिसाब लगा लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर आकर घोषणाएं कर रहे हैं। और जो घोषणाएं करेंगे वो घोषणाएं पूरी होंगी। और जितने भी हमने यहाँ शिलान्यास किए हैं, वो सारे के सारे शिलान्यास पूरे होंगे, उनके लोकार्पण होंगे। जो हमने काम शुरू किए हैं वो काम पूरे होंगे। हमने कहा है, हमने अधिकारियों को भी कहा है, पूरे प्रदेश के अंदर आप सब लोगों के बीच में से बार बार ये बात आती थी कि अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुनते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती है, हमारे प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। उसको लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कुछ जरूरी जो काम थे, चाहे वो परिवर्तन के रूप में हो या अन्य रूपों में, हमने किए हैं। हमने कहा है 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। हमने कहा है सबसे पहले हम सभी चीजों को, जो जनता के काम हैं, जनता की समस्याएं हैं, जनता की आवश्यकताएं हैं या जनता की जरूरतें हैं, उन सब के लिए हम पहले नंबर 1 पर सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। यानी कि अगर कोई भी काम हमारे अधिकारियों के पास आएगा, हमारे प्रतिनिधियों के पास आएगा, तो उसका हम सरलीकरण की प्रक्रिया करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम उसको समाधान की ओर ले जाएंगे। यानी कि अगर कोई काम आया है उसका सरलीकरण करना है, सरलीकरण करने के बाद उसका समाधान करना है, और जब उसका समाधान हो जाएगा तो उस पत्रावली का निस्तारण करना है। यानी कि वो पत्रावली पूरी तरह से समाप्त कर देनी है। यानी कि काम हो गया, पत्रावली पूरी हो गई। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मैंने कहा है
कि कई बार हमने कहा है सरलीकरण करेंगे, समाधान करेंगे, निस्तारण करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला काम आया और काम आने के बाद कह दिया कि नहीं, ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो असंभव है, और उसका निस्तारण कर दिया। हमें इस प्रकार के निस्तारण की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम रास्ता निकालेंगे, हम समाधान करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे और उसके बाद उसका निस्तारण करेंगे। इसी प्रकार से आप सब लोगों के बीच में से लगातार ये बात आती थी कि हम दफ्तरों में जाते हैं तो अधिकारीगण मिलते नहीं है। हमने कहा है प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारीगण अपने दफ्तरों में मिलेंगे और वो जनता की सुनवाई करेंगे। हम तहसील दिवसों को भी फिर से लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत समय से ये तहसील दिवस हमारे संचालित नहीं हो पाए, उन तहसील दिवसों को भी संचालित करेंगे। हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, उसमें से कुछ फैसले हमने आप सबके इस क्षेत्र में जो यात्रा है, पर्यटन का सीजन है, जो यात्रा का सीजन है, वो यात्रा इस बार चल नहीं पाई। पिछले 1.5 साल से लगातार यात्रा में व्यवधान आ गया। कोरोना महामारी के कारण से बड़ा संकट सभी के सामने पैदा हो गया। उसको लेकर हमने लगभग 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले और नौकायन के क्षेत्र में काम करने वाले, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे भाइयों के लिए कि उनका कुछ सहायता के रूप में, वैसे सरकार के पास भी इस समय चूंकि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की भी ठीक से संचालित नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे निगम हमारे आज जो है कहीं कहीं पर वेतन भी हमारे लोगों को देना बहुत कठिन काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा ये हमारी सरकार ये आप सबकी सरकार है। ये सरकार आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी, आपके साझीदार के रूप में काम करेगी, आपके एक सहायक के रूप में काम करेगी। इसलिए हमने इसमें 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें नैनीताल जनपद में नैनी झील, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल एवं सड़िया ताल के अंतर्गत बोर्ड नवीनीकरण हेतु 1000 लाभार्थियों को 2021 और 22 हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो 630 रिवर गाइड्स व 549 बोर्ड संचालकों को भी 10,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो होटल वाले हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले हैं, उनको भी इस योजना का सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, टेक्नीशियन हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को भी हमने जो है एक पैकेज 205 करोड़ रुपए का उनको दिया है। उनको भी उनके माध्यम से 10-10 हजार रुपए की धनराशि अगले 5 महीनों में उनके सभी के खातों में आने वाली है। इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था हमारी आजीविका से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई मसाले बनाती हैं, कोई दलिया बनाती हैं, कोई जो है अचार बनाती हैं, कोई मुरब्बा बनाती हैं, कोई बकरी पालन का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का काम करती हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई हथकरघा का काम करती हैं। यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता हमारे ग्राम संगठन, हमारे क्लस्टर के माध्यम से उन बहनों को एक बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने 18 अगस्त को उन सभी के साथ हमने बात की थी और उसमें हमने सभी को कि उनका इस कोरोना महामारी के दौरान उनका कारोबार प्रभावित न हो, उन्होंने जो सामान बनाया है उसको बिकने में परेशानी हो गई या वो अपने यहाँ रॉ मटेरियल ले आए लेकिन सामान नहीं बन पाया, बाजार उनको उपलब्ध नहीं हो पाया, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और उसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी है, जिससे कि उनको ऋण में जो है किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमने बहुत सारे काम अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमने कहा है कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को हम एक टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में जो राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसके कारण से पढ़ने में उनको परेशानी हुई है, उनके माँ बाप इतना बहन नहीं कर पाए, उन सभी को टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी और छात्र छात्राओं को, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख होगी, उनको भी हम टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। खेल के क्षेत्र में अभी हमने
जो खेल के क्षेत्र में है, स्पोर्ट्स कॉलेज जो रायपुर का, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए आगे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उनको एक स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता पहले 225 रुपए होता था, 225 रुपए किया गया, पहले कम था। अभी इसी प्रकार से 18 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के 50-50 बालक बालिकाओं को उनकी खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। महिला खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु जनपद उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का हमने प्लान किया है। नेशनल गेम्स में बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं, जब वो पदक विजेता बन जाते हैं या अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो उनको सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी आ जाती हैं, बहुत सारा उनको इनाम मिलने लगता है। लेकिन उससे पहले उनको बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लाएंगे, जिसमें नई खेल नीति में उनके सभी प्रकार की चीजों को समावेश किया जाएगा। उनको खेलने जाने के लिए उनको जो है उनका किराया दिया जाएगा, उनके लिए जो खाने की व्यवस्था है वो खाने की व्यवस्था की जाएगी। अन्य प्रकार की जो भी उनके लिए जो जरूरत होती है उन जरूरतों को खेल नीति में पूरा किया जाएगा। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को, एशियन कॉमनवेल्थ ओलंपिक पदक विजेताओं को भारतीय सरकार सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए कोच इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। जो देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे तमाम काम हम लोगों ने अभी शुरू किए हैं। इसी के साथ साथ प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की भी जो है हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सभी, चूंकि जगह जगह पर छात्रों के लिए शौचालय होता है, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होता, अलग से उनके लिए शौचालय बनाने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। 8 नए महाविद्यालय बनाए जाएंगे। अभी जगह जगह से मांग उठी है कि जगह जगह पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर महाविद्यालय नहीं है, यहाँ महाविद्यालय नहीं है, और महाविद्यालय है तो पीजी कॉलेज नहीं है। उनको ध्यान में रखते हुए हम इसी सत्र में 8 नए महाविद्यालय बनाएंगे और 7 महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर के जो है स्नातकोत्तर के रूप में उच्चीकरण किया जाएगा, और ये सारे के सारे इसी साल चलाए जाएंगे। जनपद हरिद्वार और जनपद उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है और जल्दी ही जो है मेडिकल कॉलेज वहां पर बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कि तीसरी लहर की संभावना लगातार व्यक्त की जा रही है, और हमने कहा है कि हम किसी भी प्रदेश के एक एक की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जान माल से किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा पिछले दिनों हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रा चलाने की बात आई थी, तो कांवड़ यात्रा के लिए तमाम जगह से कांवड़ियों का भी था और बड़ा श्रद्धा और आस्था का विषय था। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि सभी जगह लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग यात्रा में आएंगे, हरियाणा के लोग आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे, मध्य प्रदेश के लोग आएंगे, और वहां से लोग आना चाहते हैं। मैंने कहा हम भी चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा हो, लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़ी बात हमारे एक एक लोगों की जान माल की सुरक्षा है। हम जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेंगे। हमने कहा हम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और मैंने सभी कांवड़ियों से अपील की कि आप लोग इस बार जो है कांवड़ यात्रा में ना आकर अपने अपने स्थानों पर ही जो है आप भगवान शिव की स्तुति करें। निश्चित रूप से शिव आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करेंगे, और मुझे खुशी है कि उसके कारण से सभी शिव भक्तों ने उस अपील को माना, और मानने के कारण से हमारे यहाँ पर जो कोरोना का एक केंद्र बन सकता था हरिद्वार, वो कोरोना का केंद्र बनने से बच गया। और तीसरी लहर के लिए हमने समुचित व्यवस्था कर ली है। सभी जगह पर नीकू पिकू, छोटे बच्चों के बेड, सारी व्यवस्थाएं हमारी हो गई हैं। आपने देखा होगा, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी, जब शुरू हुई थी कोरोना महामारी, कोरोना की पहली लहर आई थी, तो देश के अंदर बहुत सारी अवस्थापना की सुविधाएं नहीं थी, स्टैब्लिशमेंट नहीं था। आप देखते होंगे पीपीपी किट तक का अकाल पड़ जाता था, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज सभी अस्पतालों में
ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। जगह जगह आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, कंसंट्रेटर पूरे छोटे छोटे हॉस्पिटलों में पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंच गए हैं, आइसोलेशन के बेड वहां पर बना दिए गए हैं, आईसीयू बेड बना दिए गए हैं, पीपीई किट दुनिया भर के आ गए हैं, सभी प्रकार की। और आपने देखा होगा कोरोना के समय में हमारे जो दवाइयां होती हैं उन दवाइयों की भी बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन एकदम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं हो गई। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं हो रहा है तो हमारे देश के अंदर हो रहा है। और हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि अगले दिसंबर तक हम पूर्ण रूप से उत्तराखंड को वैक्सीनेशन कर देंगे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था पिछले दिनों कि हमको जो है कुछ वैक्सीन कम मिल रही थी, उतनी वैक्सीन मिल नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगा दें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि इस महीने हमको 25 लाख के लगभग जो है पिछले महीने हमको वैक्सीन उपलब्ध हो गई और हमारा लक्ष्य अगले 3 महीने में पूरा होने वाला है। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि जहां जहां वैक्सीनेशन नहीं हुआ है सभी लोग इसमें जो है अपनी भूमिका को निभाएं और सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने में अपना सहयोग प्रदान करें। पिछले दिनों हमारे पुलिस के जो जवान थे, पुलिस के जवानों ने भी महामारी के दौरान रात दिन मैंने देखा कि हमारे पुलिस के जवान चाहे वो 40 डिग्री का तापमान हो चाहे 42 डिग्री का तापमान हो, उन्होंने सड़कों पर आकर लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का काम किया। और पहली लहर में, दूसरी लहर में तो लगभग सभी विभाग आ गए थे। पहली लहर में पुलिस के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उनको देखते हुए हमने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी सेवाओं को देखकर 10,000 रुपए एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि के रूप में देने जाने का सरकार ने निर्णय किया है, हम उनकी सहायता के रूप में। इसी प्रकार से हमारे पटवारी हैं, लेखपाल हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, हम नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उनको भी हम लोगों ने एक मुश्त 10,000 रुपए की राशि सीधे प्रोत्साहन राशि उनको देने की व्यवस्था की है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, उनके द्वारा भी जो कोविड में काम किया है उनके लिए भी हमने 10,000 रुपए की जो सहायता राशि एक मुश्त देने का काम किया है। हमारी सरकार ने जो बच्चे इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, यानी कि उनके माता पिता या कमाने वाला कोई भी एक दोनों में से इस महामारी की भेंट चढ़ गए हैं या इस महामारी में उनका देहांत हो गया है, तो उनकी देखरेख करने का काम अब सरकार के द्वारा किया जाएगा। और हमने उसके लिए वात्सल्य योजना शुरू करी है, जिनसे कि उन बच्चों का भविष्य आगे चलकर कहीं अपने माँ बाप की कमी के कारण से रुक न जाए, उसके गार्जियन के रूप में, उनके संरक्षक के रूप में सरकार काम करने वाली है। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण हेतु हमने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। टीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 51,000 की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अभी 207 प्रकार की जांचें हमने निःशुल्क करने का जो है निर्णय किया है अब सारे सरकारी अस्पतालों में। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता था कि छोटी कोई बीमारी हो रही है और बहुत दिनों तक हम इसलिए जांच नहीं करवा पाते थे कि पैसों का अभाव था, घर में इतने प्रकार के साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। उनको ध्यान में रखते हुए 207 जांचें अब सरकार के सभी हॉस्पिटलों में जहां जांच की सुविधा प्राप्त है वहां पर निःशुल्क कराने का हमने निर्णय किया, आगे से निःशुल्क रूप से होंगी। हमारे ग्राम प्रधानों का जो मानदेय है वो मानदेय पहले 1,500 रुपये मिलता था। विभिन्न क्षेत्रों से हमारे ग्राम प्रधानगण लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि हमारा ये मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। हमने उनको ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय 3,500 रुपये कर दिया है। अब उनको आगे से 3,500 मानदेय मिलेगा। इसी प्रकार से हम उत्तराखंड के शहीदों को कभी नहीं भूल सकते, जिनके कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। उस आंदोलन में सबने बड़ी भूमिका की, हमारे आंदोलनकारियों का भी बड़ा योगदान है। और मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूं, खटीमा, जहां पर 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था, वहां पर सबसे पहला गोलीकांड खटीमा में हुआ था। तो मैं निश्चित रूप से उन शहीदों को नमन करते हुए हमारे आंदोलनकारियों की जो पेंशन मिलती है उस पेंशन को हमने कहा है कि उनके आश्रितों को भी आगे जो है उसी प्रकार से दी जाएगी, पति या पत्नी को लगातार वो पेंशन भी उनके लिए हम जारी करेंगे। अभी हमारे सैनिकों के लिए, चूंकि सैनिकों का जो हमारे जो सेना में जाते हैं बच्चे,
उन बच्चों के लिए पहले सीडीएस और एनडीए उनकी जब उसमें सिलेक्शन हो जाता था, यानी कि वो फौज में भर्ती हो जाते थे, उसके बाद उनको कुछ सहायता राशि दी जाती थी। अब हम लोगों ने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया है कि अब उनको 50,000 रुपए की सहायता राशि एक एग्जाम प्री पास करने के बाद तैयारी करने के लिए सरकार देगी। इसी प्रकार से जो लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, समूह ग और ख और सिविल सर्विसेज की परीक्षा, उसमें जो मेन एग्जाम पास कर लेंगे, उस मेन एग्जाम के पास करने के बाद उन बच्चों को भी जो है हम 50,000 रुपए की धनराशि उनको प्रदान करेंगे। इस कोरोना महामारी के दौरान 1 साल का समय, 1.5 साल का समय हमारे सभी छात्रों का, हमारे युवाओं का, बेरोजगार भाइयों का जो 1 साल का समय खराब हो गया है, कोरोना महामारी में बहुत सारी परीक्षाएं हमारी आयोजित नहीं हो पाई हैं, उनको भी हम लोगों ने तय किया है कि 1 साल की समय सीमा में वृद्धि करेंगे, यानी कि 1 साल जो है उनको छूट प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न युद्धों व सीमांत झड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की विधवाओं आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए की अनुदान राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का हमने निर्णय किया है। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन को अब प्रतिमाह पेंशन 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 800 परिवारों को मिलेगा। जल्दी ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई हेतु हल्द्वानी में एक छात्रावास बनाने का भी हमने निर्णय किया है। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक सदन बनाया जाएगा। कुटुंब पेंशन जो पहले हमारे लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी को मिलती थी, उस पेंशन का नाम हमने अब सम्मान पेंशन के नाम से करने का फैसला किया है। ऐसे बहुत सारे काम, जैसे कि कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए जल्दी भारत नेट के माध्यम से 6,000 गांवों को जोड़ने की योजना का जल्दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका भी शिलान्यास होगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारी योजनाएं हमने जो प्रारंभ की है, हमने कहा है जिन योजनाओं को हम शुरू करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे, और अगले 4 महीने में, 3 महीने में हम बहुत सारी योजना ला रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जब उनसे भेंट करने गया था, उनका मार्गदर्शन लेने गया था, तो उत्तराखंड के एक एक समस्या के बारे में, एक एक जरूरत के बारे में, एक एक स्थान के बारे में जितना गहन उनको जानकारी है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से धन्य है। वो कर्म योगी हैं, राजनीति के क्षेत्र में रहकर एक राज ऋषि जैसे, कि हर क्षेत्र की जानकारी उनको है और हर क्षेत्र के बारे में, चाहे हमारा नैनीताल का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के बारे में भली भांति जानते हैं और इतना उनका एक भावनात्मक लगाव है। मैंने उनसे कहा कि आपने उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम आपके समय में हुए हैं, चाहे हम आज ऑल वेदर रोडों की बात करें या आज नेशनल हाईवे की बात करें या किसी भी क्षेत्र में हम बात करें, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद भूतो न भविष्यति इतने काम हुए हैं। तो वो थोड़ा हंसते हुए बोले कि हाँ, पूरे देश के लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा उत्तराखंड से कुछ विशेष लगाव है। मैंने कहा आपके विशेष लगाव के कारण से हम आपसे बिल्कुल प्रतिबद्ध होकर मैं कहना चाहता हूं कि आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हम आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास होगा कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। उसके लिए हम लगातार काम करेंगे। और कुछ देखे बहुत सारे लोग अब वो आपके बीच में आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों का एजेंडा केवल चुनाव है, कुछ लोगों का एजेंडा केवल चुनाव है, उनका संगठन बनता है तो वो भी चुनाव को ध्यान में रखकर बनता है। उनकी जो वाणी निकलती है वो वाणी भी जो है चुनाव को ध्यान में रखते हैं। घोषणाएं वो हजारों पहले भी करते थे, अब फिर से वो घोषणा शुरू कर दी है। तो मैं उनका किसी का कहना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं हम काम ज्यादा करेंगे और घोषणाएं कम करेंगे, और जितनी भी घोषणाएं करेंगे वो सारी की सारी हमारी धरातल पर उतरेगी, एक एक घोषणा धरातल पर उतरेगी। तो मैं आज के अवसर पर पुनः आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करते हुए, हमारे संजीव जी ने कहा है कि जो है यहाँ पर घर बनाने की जो बात है उसकी जो एक लंबाई जो तय है, ऊंचाई तय है, उसी ऊंचाई में माननीय मंत्री जी ने भी पहले कह दिया है, उस पर निश्चित रूप से हम लोग विचार करके उसका रास्ता निकालेंगे। और बलिया नाले का भी जल्दी ही यहाँ पर बलिया नाले का भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। बलिया नाला चूंकि काफी उसके लिए काफी परेशानी का सबब बन रहा है। इसी प्रकार से जो हमारी
ठंडी सड़क है, नैनीताल को भूस्खलन प्रभावित करने हेतु उसका सुरक्षात्मक कार्य तत्काल किया जाएगा, जिससे कि छात्रावास इत्यादि को वहां पर खतरा न हो। विधानसभा नैनीताल के अंतर्गत कैंची धाम मंदिर, जिसके बारे में माननीय विधायक जी ने अभी कहा, उसमें पर्यटन अवस्थाना सुविधाओं का विकास किया जाएगा और जल्दी ही हम वहां पर जो है एक पार्किंग बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए लगभग हमारी सारी व्यवस्था हो गई है, धनराशि की भी व्यवस्था हो गई है, उसका हमने पूरा प्रस्ताव बना लिया है। पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम वहां पर पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। ये प्रस्ताव मैंने स्वयं दिया था, अभी एक बैठक में मैंने दिया था कि वहां पर चूंकि बहुत जरूरत होती है, मैं 1-2 बार वहां आया तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा वहां पर गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं, लंबा जाम लग जाता है। हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहां पर पार्किंग तो बनाएंगे ही, उसके साथ साथ पर्यटन की अन्य जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी जो है हम वहां पर करेंगे। इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्र नैनीताल झील के चारों ओर, सड़क के चारों ओर लगी हुई विद्युत लाइन्स को भूमिगत किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं, जल्दी इसको भूमिगत किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अंतर्गत नैनीताल में पर्यटकों हेतु पारंपरिक शैली यानी प्लाजा हाट बाजार का निर्माण किया जाएगा। भविष्य में आपको जो है पूरा ये नैनीताल शहर आने वाले दिनों में पूरा बदला हुआ नजर आएगा। जो पारंपरिक हमारा एक वेशभूषा है, उस वेशभूषा के रूप में शहर भी हमारा दिखाई देगा। इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अंतर्गत कैंची धाम मंदिर से पाटली तक बाईपास निर्माण कार्य किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अंतर्गत भवाली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से ग्राम सभा मल्ला निगलाट के तोक गैरखान तक 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो आज के अवसर पर मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने इतना गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया है, सभी लोगों का आपने अभिनंदन किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आपका विश्वास है, मैं निश्चित रूप से आपको वचनबद्ध होके ये कहना चाहता हूं कि हम लोग आपके विश्वास पर और आपकी अपेक्षाओं को खरा उतारने के लिए हर संभव जो प्रयास होगा वो प्रयास करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हमारे अन्य विधानसभा क्षेत्रों की भी कुछ घोषणाएं हैं, लेकिन मैंने तय किया है कि अब मैं उन्हीं क्षेत्रों में जाकर वहां पर उनकी घोषणाओं को वहां पर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का ओजस्वी उद्बोधन हम सभी ने सुना। अब